हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये हम अच्छी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे आप तो एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठे प्लीज एवरीबॉडी। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ अ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं क्या है। The rate of a change of a momentum of an object is directly proportional to applied force and take place in the direction of the force। तो देखो, इसका इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो भी उसका मोमेंटम बदल रहा है, चेंज हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। और फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, वही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का हमारा स्टेटमेंट है। तो एक बार वापस कि जो भी रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डिपेंड करेगा किस पे? फोर्स पे। और फोर्स कहां से लग रहा है, और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भैया क्या कि दोनों साथ में बढ़ेंगे। साथ में बढ़ेंगे मतलब क्या? देखो, ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। दोनों साथ ही भाई हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ ही में ग्रो करेंगे। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा नहीं, दूसरा भी बढ़ेगा। याद रखिएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। अब आप बोलोगे भैया कि मोमेंटम मतलब क्या होता है, तो मोमेंटम मतलब बताता हूं डेफिनेशन के रूप में। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी है ऑफ अ मोशन। मोशन का क्वांटिटी है किसी भी बॉडी के अंदर। अब बोलोगे भैया अब क्या हमें अभी भी नहीं समझ में आया, तो कोई नहीं, बताता हूं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं मोमेंटम को P से, मास को M से एंड वेलोसिटी को V से। शॉर्टकट में जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब हम इसका अच्छी तरीके से यूज करेंगे। सो एवरीबॉडी प्लीज आप अच्छी तरीके से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि भैया आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हो, या फिर मेरे अंदर कोई कमी है, कुछ गलती हो गया कहीं बताने में, तो प्लीज बताइए। कोई डर नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर ऐसा गलती हुआ तो कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से वापस रिक्रिएट करूंगा वीडियोस को। सो एवरीबॉडी कम टू द टॉपिक। देखते हैं क्या है। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम। आखिर जब मोमेंटम में चेंज होता है तो कौन सा इक्वेशन यूज होता है, तो देखते हैं एक बार अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट्स, मास इसमें m है, इनिशियल मोमेंटम mu है, फाइनल मोमेंटम mv है। अब हम चेंज इन मोमेंटम का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो इसमें देखो मैंने गलत किया था, इसलिए मैंने इसे रॉन्ग कर दिया है, गलती हो गई थी, सॉरी। तो यहां पे हमारा फाइनल इक्वेशन है डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m मतलब मास, u माइनस v। देखो u है अपना इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा? ये है, ठीक है। देखो m को मैंने कॉमन ले लिया है अच्छी तरीके से। डेल पी इज इक्वल टू m ब्रैकेट में u माइनस v, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया हो। ये चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है, ठीक है। और देखते हैं क्या है। द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, अब जब भी याद रखना, चेंज इन मोमेंटम का इक्वेशन ये था। अब हम पढ़ रहे हैं रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट क्या है? तो इसका इक्वेशन मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन का हमें पता है, तो देखो अभी हमने डेल पी तो अच्छी तरीके से निकाल दिया था। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा u माइनस वी अपॉन में t। वापस मैं लिख देता हूं अच्छी तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो इसके अंदर तो लिख देता हूं u माइनस वी अपॉन में t। u मतलब इनिशियल, v मतलब फाइनल एंड t मतलब टाइम। प्लीज एवरीबॉडी समझने के लिए था बस। इसमें हमने दो चीजों को पढ़ा अच्छी तरीके से। सेकेंड लॉ ऑफ का स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट ये था कि चेंज ऑफ द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो भी मोमेंटम चेंज हो रहा है उस रेट को, वो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के। और फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है उसके। और दूसरा हमने पढ़ा मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब भी मोमेंटम चेंज होगा तो उसका इक्वेशन मैंने आपको सभी को बताया, डेल पी इज इक्वल टू mu माइनस mv। देखो मैंने m को कॉमन ले लिया है, अगर आपको कॉमन नहीं लेना है तो mu माइनस mv ये है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा चेंज ऑफ रेट ऑफ अ मोमेंटम, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू u माइनस v अपॉन में t।
आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो अच्छी तरीके से। प्लीज बताइए कि भैया आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हो या फिर कोई दिक्कत है तो प्लीज बताना। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और थैंक यू इसलिए कि आप अच्छी तरीके से पढ़िए और आप मुझे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो अब कंटिन्यू करते हैं, अब आगे क्या है देखते हैं। देखो, ये एनसीईआरटी बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया गया था, तो मैं एनसीईआरटी के थ्रू अच्छी तरीके से चल रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि हम एनसीईआरटी को भी कवर करते रहें और हमारा अच्छी तरीके से हर एक चीज समझ में भी आए, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज्यादा घुमाया फिराया गया है, इसकी वजह से मैंने थोड़ा बहुत अपना ऐड किया है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। सॉरी, थोड़ा गिर गया, रियली सॉरी, वर्ड थोड़ा सा गिर गया, प्लीज इग्नोर करना इसे। तो हाँ, तो अब हम रिलेशन पढ़ेंगे फोर्स का, मोमेंटम का। आखिर इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं फोर्स और मोमेंटम में, देखते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अभी हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। तो देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या भैया, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये कम होगा ये भी कम होगा, वो भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अपोजिट होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। आशा करता हूं आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो। तो हम थोड़ा सिंबल्स का यूज करते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, एम मतलब मास एंड ए मतलब एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू के एम ए। तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए दोस्तों, जब भी हम कांस्टेंट हटाते हैं, जब भी फिजिक्स के अंदर कांस्टेंट हटाया जाता है तो उस कांस्टेंट की जगह पे एक कांस्टेंट लगता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है। तो यही हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, लगाया यहाँ पे, तो उसका नाम है के है। अब बोलोगे भैया ये क्यों आपने लिखा? तो इसलिए लिखा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ हमें टर्म लिखना पड़ेगा। तो उस टर्म को लिखने के लिए उसका नाम दिया गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आशा करता हूं आपको अब समझ में आया हो। तो हमारा फाइनल इक्वेशन आया F इज इक्वल टू के एम ए। F मतलब फोर्स, के मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, M मतलब मास एंड A मतलब एक्सेलरेशन। और देखते हैं क्या है। अब हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से फाइनल मैथमेटिक फॉर्म आएगा, एक फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म आएगा। तो देखते हैं वो क्या है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो दिस इज द मेडिकल बोल दिया मैंने, माफ करना। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये क्या है? ये अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है जो न्यूटन ने दिया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो आशा करता हूं आपको अब इतना समझ में आया हो। और देखो एसआई यूनिट क्या है, अब एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं तो बताता हूं मैं आपको। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम मतलब मास, ए मतलब एक्सेलरेशन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको। तो मास क्या आता है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों को उस हिसाब से उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो F इज इक्वल टू केजी, केजी क्या था? मास, और अपना था ए एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसे आप न्यूटन भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। दोनों में से न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इजी होगा न्यूटन, एन खाली लिखना होता है लास्ट में। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद नहीं होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो याद रखने के लिए सिंपल है हमारा न्यूटन, एन, प्लीज इसे याद रखिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है समझने के लिए आपको, कि आपको बेटर समझ में आए और अच्छी तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो जाए। देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। ये एग्जांपल कहीं का भी नहीं है, नहीं एनसीईआरटी का है, नहीं कहीं, मैंने अच्छी तरीके से खाली समझने के लिए बनाया है। देखते हैं क्या है। अ ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास 2 kg विद एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द फोर्स फाइंड करना है। F इज इक्वल टू m इंटू ए। आपको पता रहना चाहिए, m की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू दी गई है, मास का वैल्यू दी गया है 2 kg एंड एक्सेलरेशन दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस खाली वैल्यू रखना है, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आप दोस्त, यहां न्यूटन लिखना पड़ेगा। न्यूटन की जगह पे आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे। मैं तो कहूंगा न्यूटन याद रखना, ज्यादा अच्छी तरीके से याद होता है और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, भूलने की कोई दिक्कत नहीं है और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो अब आगे देखते हैं और क्या है।
स्टूडेंट्स अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी के हैं 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में कवर करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो अभी के लिए आप इतना ही पढ़िए अच्छी तरीके से। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अच्छी तरीके से पूछिए, और कमेंट में रिप्लाई मैं हमेशा देता हूं, तो प्लीज अच्छी तरीके से कमेंट कीजिए अच्छी तरीके से कि भैया हमें बहुत अच्छा लगा, भैया ये नहीं समझ में आया, भैया ये दिक्कत है। मैं हर एक चीज का रिप्लाई देता हूं अगर मेरे हिसाब से होगा तो वो। तो प्लीज एवरीबॉडी लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अब हम पढ़ेंगे 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी का नेक्स्ट वीडियो में। सो एवरीबॉडी तब तक के लिए बाय। अच्छी तरीके से पढ़ना, जितना समझ में आए उसे अपने कॉपी में अच्छी तरीके से लिखना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।